नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजो फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर, यानी कि जिसे आप एजुकेशन फॉर इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम 2022 के बाद में अब शुरू कर रहे हैं 2023 में एक करंट अफेयर का एक सीरीज। इसमें आपको क्या मिलेगा कि हम साप्ताहिक करंट अफेयर, यानी कि जिसे आप वीकली करंट अफेयर के नाम से जानते हो, उसे हम शुरू कर रहे हैं। और इस वाले जो आपका सेशन होगा, इसमें आपको मिलेगा 1 से लेकर के 7 जनवरी तक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपकी करंट अफेयर की न्यूज़ रही हैं, आपके हर एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि जो आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ में हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे, यानी कि उसके संबंध में आने वाले एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। और स्टैटिक जीके कैसी होगी, वो मैप के बेस पर होगी, मैप पर होगी। ठीक है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होगी आपके एग्जाम के लायक उन सबको। और ये जो हमने न्यूज़ कवर की है वो द हिंदू से और पीआईबी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, वहाँ से हमने ये न्यूज़ उठाई है। ठीक है, और आपके सामने मैं रख रहा हूँ अपनी टीम के द्वारा। हमें जो भी यहाँ पर जीके वगैरह स्टैटिक वगैरह प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है, उसके बेस पे हम यहाँ पर क्लास को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले हमें क्या देखना है। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारी मंत्री, ठीक है, सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ पर मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया है। तो सबसे पहले मुझे याद रखना है कि मेगा डेयरी, ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी कर्नाटक में, यानी कि विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, क्या है, मेगा डेयरी। अब देख लेते हैं, यहाँ पर हमने कहा कि गृह मंत्री, तो गृह मंत्री तो आप जान गए, लेकिन सहकारिता मंत्री तो ये हमारे क्या है, भारत के पहले सहकारी मंत्री हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन यानी कि सहकार मंत्रालय है, इसकी स्थापना ही जो की गई थी वो 6 जुलाई 2021 को की गई थी। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है, और इसके जो मंत्री हैं वो अमित शाह साहब हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके लेकर के कोई जो स्टैटिक जीके बन सकती है। तो कर्नाटक की मांड्या में शुरू की गई थी और लागत इसकी 260 करोड़ है। ठीक है, और प्रतिदिन क्या करेगा, ये 10 लाख लीटर दूध को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने का मतलब उससे जो भी आने वाले उत्पाद हैं वो बनेंगे या पाउडर बनाया जाएगा, जो भी कुछ होगा तो प्रोसेसिंग होगी उसकी। ठीक है, फिर क्या होता है, आपके एग्जाम के लायक जो स्टैटिक जीके बनता है, आपने पढ़ा होगा कि एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी स्थापना होती है 1965 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, गुजरात में है। गुजरात में किस जगह पर, आनंद में। ठीक है, तो कह देते हैं कभी कभी आनंद, गुजरात में। अब देखते हैं ऑपरेशन फ्लड, इसे क्या कहते हैं, इसे दूध क्रांति के नाम से जाना जाता है, और इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। अगर सीधा बात करें तो यानी कि जो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसने निभाया था, वो थे आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर क्या होता है, नेशनल जो आपका मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर देखते हैं एक एडिशनल डाटा कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश क्या है, सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है, यानी कि जो कुल भारत देश उत्पादित करता है उसका 18% सिर्फ उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। फिर बात करते हैं राजस्थान की, तो उत्तर प्रदेश के बाद में राजस्थान क्या है, दूसरा सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला राज्य है, और 11% जो यहाँ पर या कुल मतलब जितने राज्य हैं देश में होता है उसका 11% इसका योगदान है कुल उत्पादन में, यानी दूध के। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला दूध कौन है, तो ये भारत देश उत्पादित करता है, नंबर 1 है पूरे विश्व में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसकी अगर बात करें तो आपका विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि लक्ष्मी सिंह को यहाँ पर पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, और एक ऐसी है पहली महिला पुलिस कमिश्नर है हमारे यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, एक दिया है लोकसभा, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीट है, वो 80 सीटें हैं। विधानसभा में वो 403 सीटें हैं, और राज्यसभा में 31 सीटें हैं, यानी कि 31। अब विधान परिषद, तो विधान परिषद में यहाँ पर 100 सीटें हैं। ठीक है, विधान परिषद का अगर उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो हमें जो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 171 है वहाँ पर इसका हमें उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान में। फिर यहाँ पर देखते हैं कि भारत के जो कुल 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है, उन राज्यों में एक तो विधानसभा होती है, दूसरी विधान परिषद होती है। तो ऐसे कुल कितने राज्य हैं, ऐसे कुल 6 राज्य हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है कि सीमा किसके साथ लगती है, ये हमारा हो जाता है जो यूपी हो गया यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य हो गया, उसका ये मैप हो जाता है। ठीक है, और ये
आपके भारत के जो परिप्रेक्ष्य में होगा यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर कितने राज्यों से टच करती हैं। तो राज्य कुल हो जाते हैं 8 और एक हो जाता है यूनियन टेरिटरी यानी कि आपका केंद्र शासित जो आपका प्रदेश होगा, ठीक है, वो कौन सा हो जाता है, वो दिल्ली के साथ में टच करता है, ठीक है। तो 8 राज्य हो जाते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है जो यहाँ पर आपका टच करता है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और एक क्या है, देश है, ठीक है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वो कौन सा है, नेपाल है, जो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो, ये नेपाल है। फिर कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पूर्वी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का, तो बलिया जो है उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे। फिर पश्चिमी जिला की बात करें तो शामली जो होगा ये वाला, ये पश्चिमी जिला हो जाता है, ठीक है। फिर उत्तरी जिला कौन सा है, तो सहारनपुर यहाँ पर दिया गया है, ये उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का। दक्षिणी जिला की बात करें तो सोनभद्र क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, ठीक है। तो ये हो जाती है आपके एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके, जो आपके यूपी के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में गोवा में 8 लेन वाले किस केबल पुल या फिर केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्री कौन थे, नितिन गडकरी के द्वारा। तो उसका पुल का नाम हमें बताना है। तो आप जानते होंगे यानी कि विकल्प सी यानी कि जुआरी पुल जो है इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है और ये कहाँ पर स्थित है, ये गोवा में स्थित है, ठीक है। और कैसा है, ये 8 लेन वाला है, ठीक है। जैसे आगे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये केबल पुल है, ये केबल बनी हुई है और 8 लेन इस तरीके से, ठीक है, 8 लेन बनी हुई है यहाँ पर। अब देखते हैं आगे प्रश्न, स्टैटिक जीके इसमें देख लेते हैं, जीके का पोर्शन क्या क्या यहाँ पर शामिल है। तो आपने सुना होगा ढोला सदिया पुल, इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर है और यह भारत का सबसे लंबा पुल है। और इसके बारे में अगर जाने तो यह क्या है कि जो असम है, ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसको जोड़ने का काम करता है ये ढोला सदिया पुल, इसे आपको ध्यान रखना है। और ये किस नदी पर बना हुआ है, तो नदी का आपको ध्यान रखना है, लोहित नदी पर इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके है आपका। फिर यहाँ पर देखते हैं नर्मदा पुल। तो नर्मदा पुल कहाँ पर है, ये भरूच गुजरात में है और इसकी लंबाई क्या है, 1344 किलोमीटर यानी कि 1344, सॉरी माफ करना, ये मीटर है, ठीक है, मीटर है ना कि किलोमीटर, ये याद रखना आपको, ये मीटर है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी खासियत क्या है, यह सबसे लंबा पुल है, किस टाइप का है, केबल की अगर कैटेगरी में बात करें तो केबल की कैटेगरी में सबसे लंबा पुल है। अब बात करते हैं जुआरी पुल की यानी कि जुआरी ब्रिज, तो ये 640 मीटर है और ये गोवा में है और नदी कौन सी है, वो जुआरी नदी है, इसे आपको ध्यान रखना है। फिर आता है दिबांग रिवर पुल यानी कि दिबांग नदी पर इसका निर्माण किया गया है और इसकी लंबाई 6.2 किलोमीटर है और ये कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, इसे ध्यान रखना है। और एक बात और, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये दूसरा सबसे लंबा पुल है भारत देश में, ठीक है, जो नदियों पर बनाया गया है, जो सिंपल पुल होता है, ठीक, कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो फर्स्ट पे कौन हो जाता है, ढोला सदिया, और दूसरे पर हो जाता है आपका दिबांग रिवर, ये भी कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में है, दिबांग नदी पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में रक्षा और सैन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। तो समझौते किस टाइप के हैं, एक तो रक्षा वाला है और एक सैन्य समझौता वाला है, ठीक है। यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू हुआ है, तो किस देश के साथ में हुआ है, तो एक देश है यहाँ पर साइप्रस, यानी कि भारत ने साइप्रस के साथ में ये समझौता किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं साइप्रस की लोकेशन क्या है। तो यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, ये क्या है आपका साइप्रस है और ये कहाँ पर स्थित है, यानी कि मेडिटेरियन सी, जिसे आप भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इसकी लोकेशन है, ठीक है। और इसकी जो राजधानी है वो क्या है, निकोशिया, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये क्या है, मेडिटेरियन सी के अंतर्गत है। फिर आसपास यहाँ देख पा रहे ग्रीस है, ये तुर्की है, ये सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, इजराइल यानी कि जहाँ पर है, और इजिप्ट, ठीक है। और ये सब किसके आसपास हैं, ये है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर के आसपास में। तो इस यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको मैप के बेस में भी क्लियर हो रही हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में एसएनएस द्वारा, यानी कि यह एक क्या है, संस्था है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें बताया गया कि
आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है, तो उसे हमें बताना है। तो इन 4 राज्यों में एक राज्य है तमिलनाडु, ठीक है। तो इसने क्या किया है, सबसे खराब प्रदर्शन किया है आरटीआई की जवाबदेही में। अब देख लेते हैं आरटीआई के बारे में और इससे जो स्ट्रेटजी की बनती है। महाराष्ट्र ने क्या किया है, ये दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है, यानी कि आरटीआई जवाबदेही का जो निपटान इसने किया है वो कुल 23% ही किया है, बाकी का बचा उसने नहीं किया है। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने क्या किया है कि प्राप्त शिकायतों में लगभग 40% को उसने क्या कर दिया, वापस कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं आरटीआई के बारे में, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम। ये आया था आपका 2005 में। इसमें क्या कहा गया था कि नागरिकों के प्रश्नों का समय पर जवाब देना अनिवार्य है, ठीक है, इसलिए इसे बनाया गया था। फिर यहाँ पर एक संशोधन होता है 2019 में। इसमें एक प्रावधान किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त, जिसे हम CIC कहते हैं, और एक सूचना आयुक्त, ठीक है, इन दोनों को नियुक्त किया जाएगा। ये अलग अलग नियुक्त किए जाएंगे और ये केंद्र में भी होंगे और ये राज्यों में भी होंगे, तो इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, बाकी स्ट्रेटजी की क्लास में मैं कवर करूँगा, ठीक है, आपके लिए। फिर देखते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है कि विश्व युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना कहाँ की जा रही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक, इसकी स्थापना जो विश्व युद्ध में लड़े थे, तो इसकी स्थापना जो है विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ब्रिटेन में की जा रही है। अब इसके परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं जीके, स्टैटिक जीके क्या है। तो इसकी स्थापना जो आपका होती है कहाँ पर, ब्रिटेन में। अब प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, ये कब होता है, तो प्रथम विश्व युद्ध जो आपका चलता है 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी के मध्य में चलता है, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, ये चलता है 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी के मध्य में होता है। अंग्रेजों की तरफ से क्या हुआ था, इसमें 40 लाख भारतीय सैनिकों ने भाग लिया, ठीक है। और इन्हीं सैनिकों के सम्मान में क्या है कि इसकी स्थापना की जाएगी, इसे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्या है, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है। ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये स्कॉटलैंड है, ये आपका इंग्लैंड है, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। ये वेल्स है, ये आयरलैंड है, ठीक है। और ये क्या है, नॉर्थ सी है, और ये नॉर्थ अटलांटिक सी है, जिसे हम उत्तरी अटलांटिक महासागर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बताया गया है कि हाल ही में फिडे द्वारा, फिडे क्या है, एक संस्था है, ठीक है, कौन सी, जो आपका क्या करता है, शतरंज को आयोजित करता है। शतरंज को लेकर के क्या हुआ कि कजाकिस्तान में आयोजित विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब पुरुष वर्गों में क्या हुआ, स्वर्ण पदक किसने जीता। तो एक आपका आयोजित की जाती है जिसका क्या नाम है, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप। इसमें खिताब जीता है पुरुष वर्ग में, और कौन सा, स्वर्ण। तो किसने जीता, तो मैग्नस कार्लसन जो है, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और फिर आगे देख लेते हैं इसके स्ट्रेटेजी के ऑप्शन में। आपने देखा होगा वहाँ पर कौस्तुभ चटर्जी का नाम था। तो ये हाल ही में क्या बने हैं, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ग्रैंड मास्टर शतरंज के खिलाड़ी हैं ये। और एम प्राणेश जो हैं वो 79th जो हैं आपके, वो ग्रैंड मास्टर बने हैं, जिन्हें आपको ध्यान रखना है हाल ही में। ये क्या है, सब करंट की न्यूज़ है। फिर दिया हुआ है मैग्नस कार्लसन, ये चौथी बार इन्होंने ये खिताब जीता है, ठीक है। कौन सा खिताब है आपका, ये रैपिड विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, ठीक है। फिर दिया है सविता श्री, तो सविता श्री ने क्या किया है कि विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में महिला वर्ग में इन्होंने कांस्य जीता है, और ये भारतीय हैं, ठीक है। और इस वाली जो ये प्रतिस्पर्धा हुई है, चैंपियनशिप हुई है, इसमें जो गोल्ड जीता है वो महिला वर्ग में, वो कौन है, ये है जोगी तान है, ठीक है। ये इन्हें आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर इसमें कहा गया है कि नीलगिरी तहर परियोजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसे आपको ध्यान रखना है। तो यह किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, हमें ये बताना है। तो इसकी शुरुआत तमिलनाडु के द्वारा की गई है। बाकी देख लेते हैं स्टैटिक जीके के पोर्शन में। तो नीलगिरी तहर परियोजना जो शुरू की गई है वो 2022 से लेकर के 2027 के मध्य तक ये चलने वाली है। और ये नीलगिरी तहर को लेकर के ये सबसे पहली परियोजना, सबसे बड़ी परियोजना है। और यहाँ पर आप जो देख पा रहे हो कि ये क्या है, ये नीलगिरी तहर है, ठीक है, जो कहाँ पर, यहाँ पर पाई जाती है। बाकी
3 राज्यों से टच करके पाई जाती है। तमिलनाडु में इसका सबसे ज्यादा अधिकांश भाग हमें मिलता है। वो कहाँ पर मिलता है? तमिलनाडु में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना। और ये क्या है? तमिलनाडु की लोकेशन है। और ये यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, इधर भारत है और ये क्या है? इधर श्रीलंका है। और इसके बीच में जो आपका एक वो है आपका जल संधि है, जिसे हम क्या कहते हैं? पाक जल संधि कहते हैं, ठीक है। ये तमिलनाडु वाला हिस्सा है और इधर वाला क्या है? ये केरल वाला हिस्सा है। अब देख लेते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर जो रिजर्व है, ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, जिसे 1986 में स्थापित किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। फिर क्या है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। और इसका कुछ हिस्सा कहाँ पर है? केरल में। और कुछ हिस्सा इसका कर्नाटक में है। इन तीनों को मिलाकर के यहाँ पर बनता है। तो ये क्या हो जाता है आपका? तमिलनाडु। ये वाला हिस्सा आपका हो जाता है केरल का, ठीक है। बाकी इधर वाला ये कर्नाटक वाला पोर्शन हो जाता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे दो क्वेश्चन देखते हैं। आगे से कहा जा रहा है कि हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं वो हैं आपके बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, जिन्हें आपको ध्यान रखना है। यानी कि विकल्प ए वाला आपका यहाँ सही उत्तर होगा। एक न्यूज और है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी जो आपके इंफॉर्मेशन को लेकर के चल रहे हैं। तो विकल्प बी में यहाँ पर आपने एक नाम देख रहे होंगे कि लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा, ठीक है। ये कौन है? तो ये बने हैं आपके ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। नफ्ताली बेनेट और मैर लेपिड ये क्या रह चुके हैं? ये इजराइल के प्रधानमंत्री जो इससे पहले रह चुके हैं, ये वही हैं, मैर लेपिड और नफ्ताली बेनेट। और अब क्या बने हैं? अब बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या किया है कि 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। और इजराइल की जो संसद है उसे नेसेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा, ये ब्राजील के नए राष्ट्रपति हैं, चुने गए हैं। और ये किसकी जगह पर चुने गए हैं? तो ये जेयर बोल्सोनारो की जगह पर चुने गए हैं, इनकी जगह लेंगे। और आपने सुना होगा कि जेयर बोल्सोनारो जो हैं वो देश छोड़ करके भाग गए, यानी कि ब्राजील को छोड़ करके भाग गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी, जिससे पहले उन्होंने सत्ता में थे तो उसके चलते इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे करप्शन किए थे, तो इसलिए वो उन्होंने देश छोड़ दिया है अभी के लिए। फिर देखते हैं यहाँ पर कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। इनके द्वारा बीएसएफ के जवानों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है, इसके बारे में हमें बताना है। तो बीएसएफ के लिए इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है, वो कौन है? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि विकल्प ए आपका सही वो हो जाएगा, यानी कि प्रहरी ऐप जो है, प्रहरी ऐप का यहाँ पर लॉन्चिंग की गई है, यानी कि शुरुआत की गई है, ठीक है। बीएसएफ के द्वारा बीएसएफ के लिए लॉन्च की गई है अमित शाह द्वारा। और बीएसएफ की स्थापना जो है वो 1965 में की जाती है। किसके लिए? ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात करने के लिए। फिर देखते हैं यहाँ पर कि आभा मोबाइल ऐप। तो आभा मोबाइल ऐप राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा शुरू की गई। इसके अंतर्गत जो स्वास्थ्य सेवा है उसको डिजिटल बनाने के लिए भारत में डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जो है उसके लिए यहाँ पर योगदान के लिए इसको शुरू किया गया। फिर यहाँ पर देख पा रहे होगे आपकी लोकपाल ऐप। तो लोकपाल ऐप किसके लिए? ये मनरेगा के लिए शुरू किया गया था, इसका संबंध मनरेगा से है। और असिग्मा ऐप, ठीक है, असिग्मा ऐप का जो संबंध है वो भारतीय सेना से है, उन्होंने यानी कि भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया। ये कैसी है? यह एक मैसेजिंग ऐप है, यानी कि जो क्या है इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान साझा करने के लिए इसको शुरू किया गया। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी के द्वारा पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है किस मार्ग पर शुरू की गई है, इसके बारे में बताना है। तो इसकी शुरुआत जो की जाती है यहाँ पर, तो विकल्प सी यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर के हावड़ा के बीच में जो ये चलेगी, ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। और ये पश्चिम बंगाल की कैसी है या पहली क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। आपने सुना होगा कि वो आपका क्या है, पिछले 400 वंदे भारत ट्रेन जो है चलाए जाने का एक लक्ष्य यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा रखा गया है, ठीक है। बाकी आगे यहाँ पर आगे देख पा रहे होंगे कि वाराणसी और नई दिल्ली के बीच में जो आपकी कैसी है ट्रेन, तो ये क्या है? पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, ये चलेगी। और कटरा से लेकर के नई दिल्ली के बीच में, तो ये क्या है? दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो इसके मध्य में चलने वाली है। न्यू जलपाईगुड़ी हावड़ा ये समझ गए, ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की पहली ट्रेन है, ऐसी वंदे भारत एक्सप्रेस। फिर यहाँ पर देखते हैं एक इसे क्या जाता है, ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ट्रेन 18।
एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पर है कि चेन्नई से लेकर के मैसूर के बीच में एक ट्रेन चलती है। ये कैसी ट्रेन है? ये दक्षिण भारत की पहली ट्रेन है, इसे ध्यान रखना है आपको। दक्षिण भारत की पहली ट्रेन है, कैसी? वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए फिर आगे देखते हैं यहाँ पर। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, तो मंत्रालय का नाम नोट कर लेना है आपको, शुरू किया गया है क्या? प्रज्वला चैलेंज। ठीक है, तो इसके संबंध में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है? ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर दिया गया है कि इसकी शुरुआत DNRLM के तहत शुरू किया गया है। फिर इसमें दिया गया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अब इसमें कहा जा रहा है कौन सा सही होगा, तो इसमें जो दो विकल्प हैं DNRLM और ग्रामीण विकास अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया, तो ये दोनों ही सही हैं। अब देख लेते हैं DNRLM है क्या, यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो ये डे हो गया। NRLM यानी कि नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ठीक है, ये कैसी? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा, और ये 2011 में शुरू की गई थी। फिर क्या किया गया था यहाँ पर? 2015 में इसका नाम बदल दिया गया था। नाम बदल करके यहाँ पर DNRLM किया गया था, जिसे आपको ध्यान रखना है। इससे पहले इसका नाम क्या था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले प्रश्न में दिया गया है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान है, यानी कि CDIT की आधारशिला कहां पर रखी गई है? तो इसकी आधारशिला कहां रखी गई है? ये आपका कौन सा सही उत्तर होगा यहां पर? विकल्प डी यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक में इसकी आधारशिला रखी गई है। CDTI क्या है यहां पर? ये हो जाता है आपका सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसकी आधारशिला रखी गई है। और यहां पर एक काम और भी किया गया है, जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं हमारे गृह और सहकारिता मंत्री, वो कौन? अमित शाह, इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ITBP के जो आवासीय और जो प्रशासनिक परिसर हैं उनका उद्घाटन इसके साथ में किया गया है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि ई स्पोर्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली जो खेले जाते हैं, ऑनलाइन खेले जाते हैं, ठीक है, उनको लेकर के बात कही जा रही है। इसको मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में मान्यता प्रदान करने वाला देश कौन सा है? तो इसे देख लेते हैं। तो भारत जो है अभी हाल ही में बना है इसे मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में मान्यता देने वाला, तो विकल्प सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं यहां पर इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहां पर क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 19 है भारतीय संविधान, इसके अंतर्गत क्या है? प्रावधान 3 के तहत इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया है, इसको ये दर्जा प्रदान किया गया है। अब आगे इंफॉर्मेशन बता रहे हैं जो आपको आगे करंट में भी मिलेगी, वो कौन सी है कि जून 2023 में सिंगापुर में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट सप्ताह मनाया जाएगा। ठीक है, मनाया गया नहीं, मनाया जाएगा, इसे ध्यान रखना, ये भविष्य में होगा। ठीक है, फिर यहां पर दिया गया है कि 2023 में चीन में आयोजित होगा क्या? एशियाई खेल। तो एशियाई खेल 2023 में कहां आयोजित होंगे? चीन में। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ई स्पोर्ट को शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसमें ई स्पोर्ट शामिल है, तो ये हो जाती है आपके भविष्य में जो करंट आएगी उसकी भी इंफॉर्मेशन यहां पर है। चलिए फिर देखते हैं यहां पर कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य के मंदिरों को प्रसाद योजना के तहत यानी कि उसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो प्रसाद योजना यहां पर क्या है वो हम आगे देखेंगे। यहां पर शामिल किसे किया गया है? तो तेलंगाना के जो मंदिर हैं उनको शामिल किया गया है, यानी कि विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। आप देख लेते हैं तेलंगाना के मंदिर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर भद्राचलम तीर्थ है और रुद्रेश्वर मंदिर है जो भगवान शिव के लिए समर्पित है। इनको क्या किया गया है? प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। प्रसाद योजना की शुरुआत पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू की जाती है, कब? 2014-15 में। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि चिन्हित जो तीर्थ स्थल हैं उनका संपूर्ण यानी कि पूरी अच्छी तरीके से समग्र विकास करने के लिए इसे शुरू किया गया था। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्या है कि हृदय योजना, जिसकी शुरुआत की जाती है 2015 में। तो इसके बंद हो जाने के बाद में क्या हुआ कि विरासत स्थलों के विकास को बढ़ावा देने के लिए जो ये योजना थी हृदय योजना, ठीक है, जो हेरिटेज को लेकर के थी, तो इसी प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है।
अब यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पर समग्र विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसकी योजना, ये कौन सी प्रसाद योजना शुरू की गई थी, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी इसको शुरू किया गया, और मेजबानी किस विश्वविद्यालय द्वारा की गई है हमें ये बताना है। तो मेजबानी यहाँ पर जो की जाती है वो विकल्प सी यानी कि नागपुर विश्वविद्यालय है, इसके द्वारा की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो पहला जो अधिवेशन हुआ था ये 1914 में हुआ था, इससे सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट टाइम। और फिर उसके बाद में इस साल यानी कि 2023 की इसमें थीम क्या है, वो है कि महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसी के एक हिस्से के रूप में 10वीं महिला विकास कांग्रेस शुरू की गई, यानी कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के एक हिस्से के रूप में इसे आयोजित किया गया है, जिसे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर महिलाओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, यानी कि महिला सशक्तिकरण, उस पर ज्यादा फोकस किया गया है। अगला दिया गया है कि हाल ही में किस शतरंज खिलाड़ी ने विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा विकल्प बी, कोनेरू हम्पी जी के द्वारा ये विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया गया है। ठीक है, चैंपियनशिप का नाम आपको ध्यान रखना है। और ये कजाकिस्तान में प्रतियोगिता शुरू की गई, आयोजित हुई, और फिडे के द्वारा ये आयोजित की गई थी। अब देख लेते हैं यहाँ पर सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैनात करने वाला देश कौन सा है। तो यहाँ पर जो भारत हो जाएगा, इसने ये दस्ता तैयार किया है महिलाओं के लिए, महिलाओं वाला, ठीक है, और ये सूडान में तैनात किया जाएगा, तो इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किस राज्य के राजभवन में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया है। तो संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया है जो कुछ इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, ये हमारा संविधान उद्यान है, और ये कहां पर शुरू किया गया है, तो ये राजस्थान में शुरू किया गया है। राजस्थान का कौन सा, राजस्थान का राजभवन है, वहां पर इसकी शुरुआत की गई है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि 3 जनवरी 2023 को राजभवन जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया, और संविधान निर्माण के वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा को उद्यान में कलात्मक तरीके से प्रदर्शित किया गया। ठीक है, जो ऐतिहासिक यात्रा थी, ये देखो संविधान को जो हम क्या करते हैं, कहीं देखते हैं पढ़ लिखा हुआ, तो किस तरीके से पाते हैं, ये आपके क्या है, प्रेमबल है, प्रस्तावना है, और सारी चीजें हैं, उन सबका उल्लेख यहाँ पर कलात्मक तरीके से किया गया है। तो ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में चर्चित पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये कहां पर है, हमें ये बताना है। तो ये चर्चा में रहा, और ये कहां पर है, ये नेपाल में स्थित है। ये यहां पर आप देख पा रहे होगे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पोखरा, कहां पर है, ये नेपाल में है। फिर देखते हैं कि इस एयरपोर्ट का उद्घाटन नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के द्वारा किया गया, और ये इसका निर्माण जो है वो चीन की सहायता से हुआ है। और यह जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो नेपाल चीन क्या है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव संघ का एक हिस्सा है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। फिर इसमें पूछा जा रहा है कि 5 जनवरी को नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित हुई, यानी कि स्ट्रेटेजिक जिसे बोलते हैं आप, ठीक है, और यह किन देशों के मध्य संपन्न हुई है, तो इसे हमें बताना है। तो ये होती है आपका भारत और फ्रांस के मध्य में होती है, भारत और फ्रांस के मध्य में कैसी है, ये 36 नंबर की है, हमें इस बात को जरूर ध्यान रखना है। और कैसी है, ये सामरिक वार्ता है। फिर देख लेते हैं कि यह वार्ता इंडो पैसिफिक यानी कि भारत और क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर को लेकर के, उनके जो रीजन में जो आते हैं वो, और अफगानिस्तान और G20 और रक्षा सहयोग और आतंकवाद जैसे जो मुद्दे थे उन पर केंद्रित थी, इसे हमें ध्यान रखना है। फिर क्या हो जाता है, भारत फ्रांस इनके मध्य में क्या होता है, एक युद्ध अभ्यास होते हैं। कौन, गरुड़ होता है,
एक वरुण होता है। तो ये सब कैसे है, भारत और फ्रांस के मध्य में होते हैं। वज्र प्रहार होता है तो ये किसके मध्य में होता है, तो ये भारत और अमेरिका जो है उसके मध्य में वज्र प्रहार होता है। भारत और जापान युद्ध अभ्यास कैसे हैं, शिन्यू मैत्री और धर्म गॉर्जियन, ठीक है, ये भी क्या है, भारत और जापान के मध्य में होते हैं, जिसे आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर फिर इसमें पूछा जा रहा है कि अफगानिस्तान को आर्थिक संकट से बचाने के लिए तालिबान ने किस देश के साथ में तेल और गैस संबंधी समझौता किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझौता जो हुआ है वो एक देश है चीन, उसके साथ में ये समझौता किया गया है। तो ये आप देख पा रहे हो उनका मैप है और ये अफगानिस्तान का। अब देख लेते हैं इसके लिए जो आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन बनेगा एग्जाम के लिए। इसमें बताया जा रहा है कि तालिबानी जो प्रशासन है उसने क्या किया है कि आमू दरिया बेसिन है उसे तेल निकालने के लिए एक चीनी कंपनी जो है उसके साथ में समझौता किया है। आमू दरिया कहां पर है, तो आमू दरिया एक नदी है कहां पर, मध्य एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। और जो ये आप यहां पर देख पा रहे हो ये आमू दरिया बेसिन है, यहां से शुरू होता है और ये आमू दरिया है और इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है वो आमू दरिया बेसिन के नाम से जाना जाता है। इसका जो सबसे ज्यादा भाग है वो तजिकिस्तान में है, ठीक है। फिर यहां पर क्या है, वो कितना है, 72% है। फिर अगर बात करें उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान में इसका कुछ हिस्सा आता है, वो कितना है, 8.5%। फिर है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में इसका जो हिस्सा है वो 14.6% है। ये देखो अफगानिस्तान हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, इसका आमू दरिया का बेसिन है और ये तजिकिस्तान है, ठीक है। इसके बेसिन की बात कही जा रही है, ये वाला हिस्सा ये आपका तजिकिस्तान हो जाता है। फिर ये उज्बेकिस्तान है, तो ये उज्बेकिस्तान को कवर करती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके लिए इसे ध्यान रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसमें कहा गया है कि हाल ही में आयोजित 2 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्रीय वार्षिक सम्मेलन हुआ है, इसके संबंध में कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हो सकते हैं उन्हें देखना है हमें। इसका आयोजन मध्य प्रदेश की जो राजधानी है कौन सी, भोपाल, वहां पर हुआ है। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी कि वाटर विजन एट 2047 यानी कि 2047। फिर दिया है कि इसका मतलब जो आयोजन हुआ इसका संबोधन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो इसमें क्या हो जाता है कि आपके जो सारे विकल्प हैं वो सही हैं, यानी कि उपयुक्त तो सभी कथन सही हैं, विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। तो एग्जाम के लायक जितनी इंफॉर्मेशन थी इन जो ऑप्शंस हैं इनके अंतर्गत कवर है, इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसमें कहा गया है कि हाल ही में किस कार्यक्रम की शुरुआत आयुर्वेद में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई। तो एक यहाँ पर प्रोग्राम है स्मार्ट कार्यक्रम, ठीक है, स्मार्ट प्रोग्राम या स्मार्ट कार्यक्रम, इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है। इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा यहाँ पर आयुर्वेद में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया ये आप यहाँ पर बाकी चीजें देख लेना। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है। तो यहाँ पर एशिया का पहला देश, विश्व का पहला देश कौन है वो हम बाद में देखेंगे। एशिया का पहला देश में देखें तो वो चीन हो जाता है। इसने क्या किया है, इससे पहले जो चलती थी जो आपका कोयले से चलती थी, ठीक है, फिर उसके बाद में डीजल से चली, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी से चली, तो उसको भी हटा करके यहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की बात यहाँ पर की जा रही है। और चीन ने यहाँ पर क्या कर दिया है, इसकी शुरुआत कर दी है। तो चीन क्या हुआ है, एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा देश बना है जो हाइड्रोजन ट्रेन को संचालित कर रहा है। फिर सितंबर 2022 में क्या होता है कि जर्मनी विश्व का ऐसा पहला देश बनता है जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को बनाता है। और ये चीन की किस कंपनी के द्वारा बनाया गया इसे आप देख लेना। और इसकी रफ्तार जो है 160 किलोमीटर के से है, ठीक है। और बिना ईंधन के लिए ये क्या होगा, 600 किलोमीटर तक ये चल सकता है एक बार चार्ज करके। फिर यहाँ पर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में क्या होगा, हर साल 10 वर्ष की प्रति 10 वर्ष में इसकी कमी की जाएगी। इस तरीके से कुछ यहाँ पर आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, दिए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी अपनी नॉलेज के लिए अब देखते जरूर रहिए। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर कि जनवरी 2023 में एशिया प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व किस देश के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि एशिया प्रशांत डाक संघ, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका ये सही क्वेश्चन इसका हो जाएगा उत्तर, वो क्या हो जाता है आपका भारत। विकल्प डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एशिया पैसिफिक, यहाँ पर देख पा रहे होगे एशिया, एशियन पैसिफिक, ठीक है।
पोस्टल यूनियन, ठीक है, कांग्रेस, इसका क्या हुआ सम्मेलन होता है, APPU। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है APPU का, वो बैंकॉक थाईलैंड में है। और जो आपका 13वीं क्या है APPU का आयोजन कहाँ, बैंकॉक में हुआ था। और 32 इसके क्या है, 32 इसके सदस्य देश हैं। और ये कैसा संगठन है, एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका लक्ष्य क्या है, डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। अब देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि विनय प्रकाश सिंह, ये क्या है, महासचिव के रूप में 4 वर्ष के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है और 4 वर्ष के लिए नियुक्त रहेंगे, पदभार संभालेंगे। संयुक्त राष्ट्र यानी कि जिसे आप UN कहते हो, ठीक है, ये क्या है, इसकी एक विशेष एजेंसी है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की, और कैसी है, एकमात्र है, ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है, कैसी, प्रतिबंधित संगठन वाली। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर इसमें पूछा जा रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर पर पहली महिला कप्तान के रूप में तैनात होने वाली कैप्टन शिवा चौहान किस राज्य से संबंधित हैं, तो इसे हमें देखना है। तो इनका राज्य कौन सा है, ये विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान राज्य की रहने वाली है। यहाँ पर और इंपॉर्टेंट क्या है, सियाचिन में आपका कौन हुई है, पोस्ट हुई है, नाम क्या है उनका, पहली महिला कप्तान है, नाम है उनका कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर विराजमान है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध है राजस्थान से, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि राजस्थान के उदयपुर से संबंधित है, और राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। आपका जो स्टैटिक पोर्शन बनता है कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है वो 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है आपका भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं यहाँ पर इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से किस परियोजना का प्रारंभ किया गया है, तो इसे हमें देखना है। तो विकल्प ए है जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि हरित हाइड्रोजन परियोजना जो है इसकी शुरुआत की गई है संयुक्त प्रयास में, ठीक है। और हरित हाइड्रोजन क्या होती है, हरित हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होती है जिसका निर्माण किया जाता है कि पानी होता है, पानी में क्या होता है H2O, यानी कि पानी से क्या किया जाता है, हाइड्रोजन निकाली जाती है, तो इसको गर्म किया जाता है। तो इसमें जो ईंधन लगता है उसमें हम कोयला, तेल, इन सब चीजों को ना जला करके आपको ऐसी एनर्जी यूज करते हैं, वो क्या हो सकती है, सौर हो जाए, सौर ऊर्जा हो जाए, या फिर पवन ऊर्जा हो जाए, ठीक है, या फिर क्या हो, हाइड्रो पावर, यानी कि जो पानी के द्वारा विद्युत बनाई जाती है उसका उपयोग करके जब बनाई जाए, यानी कि कुछ ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन होती है, यानी कि हरित हाइड्रोजन होती है। तो ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है, इसे आपको जरूर ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर बताया गया है कि भारत को ईंधन का विश्व मतलब शुद्ध निर्यातक बनाने के लिए इस कार्यक्रम को शुरुआत की गई है, और विश्व में क्या करेगा, ये आने वाले समय में बहुत ही बड़ा निर्यातक बन सकता है। इसकी लागत क्या है, लागत है 19,744 करोड़ की है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत को हरित हाइड्रोजन के उपयोग, उत्पादन और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है, और भारत के लगभग 12 क्या हो जाएगा 125, ठीक है, 12.5 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करना है। और इसका मंत्रालय, नोडल मंत्रालय कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो 2 पॉइंट यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोडल मंत्रालय। और इसकी लागत कौन कौन सी है, कितनी है, वो 19,744 करोड़ है। और बाकी हमने बता दिया कि ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, तो इससे आपको ध्यान रखना कि ये कैसे बनती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है कि निजात अभियान, तो ये किसके द्वारा शुरू किया जाता है, ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है कि नशीले पदार्थ जो हैं उनको रोकना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इस अभियान के अंतर्गत शहर से लेकर के गांव तक नशे के विरुद्ध लोगों के मध्य जागरूकता को बढ़ाना है, ठीक है, इसलिए इसको शुरू किया गया है। अब देख लेते हैं वैश्विक परिवार दिवस। तो इसकी शुरुआत ये कब मनाया जाता है, कब हुआ, तो ये 1 जनवरी को मनाया गया अभी हाल ही में। अब ओंटारियो में क्या क्या चीजें हुई, उनको यहाँ पर कुछ चीजें दी गई, बाकी देख लेना। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो थीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इसमें थीम क्या था इस साल की, परिवार एक साथ और एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन का निर्माण, तो ये आपका इसका थीम हो जाता है। कुछ और एक सुर्खी है, पोप बेनेडिक्ट का आपने नाम सुना होगा, इस हफ्ते ज्यादा चर्चा में रहा। उसका क्या था, ये कौन थे, ये कैथोलिक धर्मगुरु थे, ठीक है, और ये आपके 265वें पोप
जो है चुने गए थे। इनका अभी हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है न्यूज़ है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022, ठीक है, ये भी पिछले यानी कि दिसंबर के लास्ट वीक में शुरू मतलब हुई थी। और इसमें स्वर्ण पदक क्या हुआ, जो जीता उनमें क्या है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनको मैं यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ। तो पहली है निकहत जरीन, इन्होंने क्या किया, गोल्ड मेडल मिला इन्हें, और इनको कौन सी कैटेगरी थी इनकी, ये 50 किलो की कैटेगरी में आती है। फिर आती है लवलीना बोरगोहन, ये क्या है 75 किलो की कैटेगरी जो है, किलोग्राम की कैटेगरी, इसमें इन्होंने क्या किया, स्वर्ण पदक हासिल किया है, ठीक है। तो ये फिर आगे देखते हैं यहाँ पर कि सहकारी लाभार्थी सम्मेलन, ठीक है, सहकारी लाभार्थी सम्मेलन में विषय क्या है, यानी कि इसकी थीम क्या है, तो जनता के लिए उत्पादन और जनता द्वारा उत्पादन, सहकारी लाभार्थी सम्मेलन, इससे आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री यानी कि अमित शाह साहब के द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु में इसकी शुरुआत की गई, यानी कि सम्मेलन हुआ, और भारत विश्व स्तर पर सहकारी आंदोलन का नेतृत्व करता है, ऐसी बात कही गई है, ठीक है। बाकी सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह साहब हैं, और इसका निर्माण कब हुआ था, इससे पहले वाले हम बता चुके हैं। तो ये थी कुछ जो इस हफ्ते की कुछ महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर थी, आपकी न्यूज़ थी, और साथ में उसके स्टैटिक जीके थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लास कंप्लीट होती है, और मिलते हैं आपको एक अगले सेशन में, तब तक के लिए